देश जानना चाहता है कि आखिर ऑक्सीजन कब मिलेगी, दवा कब मिलेगी। कहीं अस्पताल में बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, तो कहीं जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं। इन समस्याओं का सामना आज पूरा देश कर रहा है। समस्याएं क्या हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम सब इसका सामना कर रहे हैं। लेकिन आज बात समस्याओं की नहीं, समस्याओं के समाधान की। आज फोकस समाधान पर होगा। देश के बड़े और एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम समझेंगे कि अस्पताल में बेड ना मिले तो घर पर आप इलाज कैसे शुरू करेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा तब तक मरीज की जान कैसे बचेगी। डॉक्टर की दवाई जो बताई गई है वो नहीं मिल रही है तो फिर उसका विकल्प क्या है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, क्या इसका कोई विकल्प हो सकता है। प्लाज्मा नहीं मिल रहा तो क्या उपाय है। डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा तो आप क्या करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और उनसे पहले हम आपको हेल्थ इमरजेंसी पर देश का आक्रोश सुनाते हैं ताकि आप स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाएं और फिर एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल से समझेंगे कि अब इन समस्याओं के बीच आपके पास विकल्प क्या है। दवाई के लिए चक्कर कटवा, फिर उसके बाद ये करें कि प्लाज्मा लेके आओ। प्लाज्मा एक चीज बता दो, एक चीज, बेड, हॉस्पिटल, प्लाज्मा, गैस। अब ये यही करते रहेंगे कि हमारा क्या ये काम है, क्या हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए। हम तो डॉक्टर के सहारे में चल रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ है। न्यूज आती है फलाने का फलाना मर गया, फलाने का फलाना मर गया। इस कॉन्स्टेंट फेयर में वो कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा यार। अरे कम से कम सुविधा मुहैया करा दो आप लोग। कोरोना ही होगा ना, क्या हो गया। कम से कम बेसिक नीड, ये बेसिक नीड है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन क्या चीज होती है, ऑक्सीजन नहीं है सरकार पास। 1 साल हो गया, मजाक बना के रखा हुआ आप लोगों ने। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल है। डॉक्टर ओपी यादव जो कि नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार मेरे साथ हैं जो कि मेदांता अस्पताल से जुड़े हैं। आप दोनों से मैं उस सवाल के साथ शुरुआत करना चाहूंगा जो इस वक्त देश के ज्यादातर अस्पतालों के बाहर खड़े मरीज और उनके रिश्तेदार पूछ रहे हैं। वो सवाल यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की कमी है। जब तक सिलेंडर नहीं मिलता अपने मरीज की जान कैसे बचाएं, विकल्प क्या है। सबसे पहले डॉक्टर ओपी यादव। देखिए, कुछ घरेलू चीजें हैं जो आप इस सिचुएशन में कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम रोज टीवी में देखते हैं, योगा के आसन्स हैं जिसमें प्राणायाम और उस तरीके की चीजें जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती हैं वो मदद करती हैं आप उस स्टेज में ना पहुंचे कि आपको कोरोना हो या ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। लेकिन अगर आपको कोरोना हो गया है तो प्रोन वेंटिलेशन एक टेक्निक है जो घर में बहुत आसानी से की जा सकती है, जिसके लिए आपको पेट के बल लेटना है, एक पैर के नीचे तकिया, एक मुंह के गर्दन के पास छाती के नीचे तकिया, और फिर डीप ब्रीदिंग करिए। और जब आप प्रोन वेंटिलेशन करते हैं तो उससे आपके ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, जो सिक्रीशंस होते हैं उनको ड्रेनेज आसानी से मिल जाता है और ऑक्सीजनेशन बेटर होती है। तो प्रोन वेंटिलेशन और लेफ्ट और राइट साइड में आधा आधा घंटा लेटने से आप कम से कम 5 से 8% सैचुरेशन की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप डीप ब्रीदिंग और प्रोन वेंटिलेशन करें और इसके साथ दिन में कम से कम 3-4 बार स्टीम इनहेलेशन लीजिए और वार्म ड्रिंक्स और एंटीऑक्सीडेंट्स अलॉन्ग विद न्यूट्रिशियस फूड का भी सेवन कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर ओपी यादव आपने बताया कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, कुछ घंटों का और इंतजार है तो अपनी जान कैसे बचाएं। डॉक्टर अरविंद कुमार, मेरा सवाल आपसे फिर यही होगा, क्या विकल्प हो सकता है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अस्पताल में भी ऑक्सीजन नहीं है, घर पर लाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं है, कैसे अपने मरीज की जान बचाएं। देखिए, डॉक्टर यादव ने जो बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है और उसकी महत्वता को देखते हुए मैं उनके अनुमति के साथ इसको एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी आपको कोरोना हो, हम सब जानते हैं कि आजकल अपनी सैचुरेशन चेक करना होता है। अगर आपका सैचुरेशन 94 से ऊपर है तो कोई चिंता की बात नहीं है, फिर भी आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा कि कितना सिंपल है। आप मुंह खोल करके देखिए, गहरा सांस लीजिए, चेस्ट को जितना फुला सकते हैं आप फुलाइए और जब बिल्कुल एंड तक चेस्ट फूल जाए तो वहां रोक दीजिए।
आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन आपका लंग का क्या स्टेटस है, आप इसको रोक पाएंगे। थोड़ा सा अपने को स्ट्रेन करिए और कष्ट सहिए और रोक के रखिए और फिर छोड़ दीजिए। आपको थकान लगेगी, 2, 4, 5, 10, 15 मिनट ठीक रहिए। घंटे में 4-5 बार अगर आप खूब डीप ब्रेथ लेकर के उसको रोक लेंगे और मेहनत करके अपना जो ये ब्रेथ होल्डिंग टाइम है ये 2-2 सेकंड पर डे भी अगर आप बढ़ाएंगे तो इससे आपको देखेंगे आप सैचुरेशन में मदद मिलेगी। डॉक्टर यादव ने जो प्रोन, तो ये तो आप शुरू में ही कर सकते हैं। 94 से नीचे अगर आपका ऑक्सीजन गिरता है तो आप बेड, हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम करना शुरू जरूर करिए, लेकिन पैनिक मत करिए। जैसे हम लोग नॉर्मली बैक के साइड में लेटते हैं, आप पेट के बल लेट जाइए और एक तकिया रखिए, दोनों हाथ को ऐसे करके तकिए पे सिर रख लीजिए जिससे आपका सिर एक्सटेंडेड रहे, और प्रोन लेटकर भी गहरा गहरा सांस खींचिए और सांस रोकिए। आप स्वयं देखेंगे, जैसा कि डॉक्टर यादव ने बताया, कि 5 से 8% के बीच में अगर आपका सैचुरेशन 86, 87, 88 आ गया था तो वो इतना करने के 15-20 मिनट के अंदर वो 92, 93 पहुंच जाएगा। इसको करते रहिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए और डीप ब्रेथ लेके उसको होल्ड करते रहिए। यह उपाय कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस को ऑक्सीजन मिलने तक एक रामबाण की तरह साबित होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों ने हमें समझाया कि अगर ऑक्सीजन लेवल डिप कर जाए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मरीज की जान कैसे बचानी है, यह आज सबसे जरूरी सवाल है जो पूरे देश में पूछा जा रहा है। डॉक्टर एमसी मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे बात करूं उससे पहले दिल्ली के मायापुरी में क्या हालात हैं, जी न्यूज संवाददाता पूजा मक्कड़ की रिपोर्ट देखते हैं, फिर सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि जिन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं उसके लिए आपके पास समाधान क्या है। अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। पहले यह रिपोर्ट देखिए। हम वेस्ट दिल्ली में मौजूद हैं। वहाँ से बहुत सारे हॉस्पिटल के कर्मचारी यहाँ खड़े हैं और वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने अस्पतालों के बाहर ये बोर्ड लगा दिया है कि अपने मरीज को यहाँ ना लाइए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। वो लोग खुद सुबह से यहाँ लाइन में खड़े हैं ताकि हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके, लेकिन हकीकत आपके सामने है। आम आदमी भी सिलेंडर लेकर यहाँ पर खड़ा है। ये देखिए, यहाँ पर सिलेंडर की कतार अगर मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँ तो ये खत्म नहीं होगी। ये देखिए, चलती चली जा रही है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप इस लाइन को देखकर अंदाजा लगाइए कि डेस्परेशन किस हद तक है। ये वो लोग हैं ज्यादातर जिनके मरीज इस वक्त घर पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको ये नहीं पता है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार जो दावे कर रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, वो ऑक्सीजन असल में कहां मिलती है। ये मायापुरी के एक बहुत बड़े ऑक्सीजन प्लांट के बाहर का हाल है, यानी लोग सीधे वहां पहुंच चुके हैं जहां पेड़ से फल को तोड़कर खाया जा सकता है। लेकिन यहाँ सामने पेड़ भी है और फल भी है, लेकिन सिलेंडर इतने हैं कि हर किसी के लिए पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर उमेश वर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर एमसी मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर उमेश वर्मा, अब से कुछ देर पहले ओपी यादव साहब ने, अरविंद कुमार जी ने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया ऑक्सीजन लेवल डिप कर गया, मरीज की जान कैसे बचाएं। क्योंकि आप सभी एक्सपर्ट्स हैं तो मैं आपसे चाहूंगा इस सवाल का जवाब एक बार फिर आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे। जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो जाता, मरीज की जान कैसे बचाएं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेशन 92% के हम ऊपर मेंटेन करने की कोशिश करें, चाहे वो ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ में करें चाहे बिना ऑक्सीजन के करें। डॉक्टर मिश्रा ने बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस बताई हैं जिससे कि हम घर पे रह करके या अगर हॉस्पिटल में भी कुछ समय के लिए हम अपनी सैचुरेशन को बेटर कर सकते हैं। प्रोन वेंटिलेशन लोग आईसीयू में वेंटिलेटेड पेशेंट्स के ऊपर भी करते हैं। जब हमारी लंग्स इस बीमारी से ज्यादा एडवांस स्टेज में ग्रस्त हो जाती हैं तो लंग्स हार्ड हो जाती हैं और उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो जब हम प्रोन वेंटिलेशन करते हैं, जैसे पेट के बल पे लेट करके वेंटिलेशन करते हैं, तो उससे हमारी सांसें बेहतर चलती हैं। इसको छोड़ करके घर पे कुछ लोग अगर जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को यूज कर सकते हैं कुछ समय के लिए अपनी ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, मगर ये ऐसी भयानक परिस्थितियों में कुछ ना कुछ नया हमको करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो आपकी रूम एयर होती है 21%, उसको कॉन्सेंट्रेट करके 42-43% तक डबल कर सकता है और अप टू 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन या अप टू 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट वो दे सकता है। तो जिन लोगों को कहीं अस्पताल में बेड ना मिल रहे हो तो वो एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का प्रयास कर सकते हैं, मगर ये सही नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप अस्पताल में जाएं, क्योंकि खाली ऑक्सीजन आपकी समस्या नहीं है, आपको इलाज की आवश्यकता है।
ठीक है, मैंने 3 एक्सपर्ट से इन सवालों का जवाब लिया कि ऑक्सीजन लेवल डिप कर गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मरीज की जान कैसे बचाए। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, अब तक हम आपसे ये पूछते थे कि मरीज को कब अस्पताल जाना चाहिए, ये बताइए। अब सवाल ही बदल गया है। अब सवाल यह है कि अस्पताल की जरूरत तो है, बेड की जरूरत तो है, लेकिन बेड मिल ही नहीं रहा। घर पर अपना इलाज कैसे करें, कैसे शुरुआत करें इलाज की? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मेरे ख्याल से डॉक्टर यादव, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर वर्मा ने बहुत बताया। ज्यादातर पेशेंट्स को या लोगों को बुखार के लिए अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज नंबर 1। क्योंकि कोविड अधिकतर या तो बुखार से शुरू होता है, किसी को लूज मोशन हो सकते हैं या किसी को स्मेल चली जाएगी। लूज मोशन होना और स्मेल चले जाना हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि इनमें देखा ये गया है, ऑब्जर्वेशन हम लोगों की ये है कि ये लोग उतना सीवियर कोविड की तरफ नहीं बढ़ते हैं। नाउ समस्या क्या होती है कोविड की, जो बाकी वायरसेस में उतनी नहीं हमने ऑब्जर्व करी है। वायरल फीवर लगभग ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे कोविड का वायरस कर रहा है, लेकिन इसमें निमोनिया का जो अनुपात है वो ज्यादा है और वो कुछ लोगों में और ज्यादा है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करना है, तो जिनमें आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन मान लीजिए बॉर्डर लाइन है, 90 है, उसको बिल्कुल जैसे डॉक्टर यादव और डॉक्टर अरविंद ने बताया, उसको आप आराम से 94-95 कर सकते हैं उन टेक्निक से, और हर घंटे आप 1 मिनट कर लीजिए। वो बिल्कुल आप ऑक्सीजन की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेचर ने बहुत ऑक्सीजन दी हुई है आपके चारों तरफ, और ये मैं ये नहीं कह रहा कि रोगी ही करें, इसको आम आदमी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम लोग रोज में करते हैं, योगा जैसे डॉक्टर यादव ने बताया, उसको हम पहले से ही सीखें तो और अच्छा होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन जो अपना लेवल चेक करें वो कभी भी लेट के ना चेक करें, उसको हमेशा बैठ के चेक करें। और जैसे 6 मिनट वॉक बताया कि 6 मिनट चल लीजिए, 3-4 मिनट, और उसके बाद चेक करें, तो उससे भी ऑक्सीजन में फर्क पड़ जाता है। इसके अलावा देखिए, इस बीमारी में 2 ही दवाइयां सबसे सक्षम है, उसमें पैरासिटामोल टू ब्रिंग डाउन फीवर को, बुखार को कम करने के लिए, और ऑक्सीजन एज ए ड्रग जो यूज हुई है एक्सटेंसिवली, और इस वाले लहर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या जरूरत अधिक पड़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग घर पे बिल्कुल अपने को मैनेज कर सकते हैं, अगर सीवियर हाइपोक्सिया जैसे हम कहते हैं कि 85 से नीचे न चला जाए, उसमें फिर 2-3 दिन के लिए आप आ सकते हैं, और 2-3 दिन अस्पताल में रह के 2 से 3 लीटर या 3 से 4 लीटर प्रति मिनट आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी, और आप 2-3 दिन में घर चले जाते हैं। क्योंकि ये जो पेशेंट का आउटकम है, पेशेंट का जो रिकवरी है, वो इस पर निर्भर नहीं करती है कि कोविड का बुखार कितना है, इस पर निर्भर करती है कि आपका निमोनिया कितना है। लंग आपका 50% इन्वॉल्व हुआ है, 3/4 इन्वॉल्व हुआ है, 90% हुआ है, या 25% है, या 5 है, 10 है, तो उस पर भी बहुत निर्भर करता है। और इसमें डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है टू रीअश्योर पेशेंट को, ढांढस बंधाना, धैर्य बंधाना, और उनको रीअश्योर करना कि तुम ठीक हो जाओगे। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि डॉक्टर इस बात का भरोसा दिलाएं, लेकिन हमने जो आज समस्याएं आपके सामने रखी हैं वो यही है कि डॉक्टर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बेड नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन, जरूरी दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, कालाबाजारी हो रही है इंजेक्शन की, रेमडेसिविर कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लोग औने पौने दाम में खरीद रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी है डॉक्टर ओपी यादव। रेमडेसिविर इंजेक्शन आप देख रहे हैं किस तरह से कालाबाजारी हो रही है, 20-20, 30-30 हजार रुपए देकर लोग इसे खरीद रहे हैं। क्या इसका कोई विकल्प हो सकता है? अगर नहीं मिला इंजेक्शन तो मरीज को कैसे बचाएं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो एक हाइप जनरेट हो गई है रेमडेसिविर के लिए, वो बिल्कुल टोटली अनजस्टिफाइड है। ये कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है कि रेमडेसिविर कोई बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव दवाई है या कोई रामबाण है। अगर आप देखें, WHO की एक स्टडी आई थी, वो टोटली नेगेटिव थी, यानी रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं हुआ था। और ये देखा गया है रेमडेसिविर मोर्टालिटी यानी आपके रिस्क ऑफ डेथ को कम नहीं करता, वो सिर्फ वायरल लोड को कम करता है। तो एक तो जो हमने एक हाइप जनरेट कर दी है, उसमें दोनों मरीज एज वेल एज हम डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं,
इस हाइप को हमें दूर करना होगा कि रेमडेसिविर कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आप देते ही मरीज उठ के बैठ जाएगा। रेमडेसिविर सिर्फ सीरियस पेशेंट्स को रिलेटिवली अर्ली इन द कोर्स ऑफ द डिजीज, जब वो सीरियस और हाई ग्रेड उनका वायरल लोड होता है, तब देना थोड़ा फायदा करता है कि उनकी वायरल लोड कम कर देता है। अब उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? फेविफ्लू एक दवाई है जो काफी फ्रीली अवेलेबल है, वो भी एक एंटीवायरल ड्रग है, और बाकी वायरस एक सेल्फ लिमिटिंग चीज होती है, ये कुदरती अपने आप खत्म हो जाता है अगर उसका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को हम कंट्रोल कर सकें। तो रेमडेसिविर की हाइप को हमें, और उसकी जो रॉन्ग एक नैरेटिव जो फैल गया है, आपने कहा इस नैरेटिव को खत्म करना होगा। डॉक्टर अरविंद कुमार जो बात डॉक्टर ओपी यादव कह रहे हैं कि कोई रामबाण इलाज नहीं है रेमडेसिविर, तो बार बार अस्पताल क्यों रेमडेसिविर लाने के लिए कह रहे हैं मरीजों को? उन्हें तो पता ही नहीं है कि रेमडेसिविर क्या है, विकल्प क्या हो सकता है इसका। अगर अस्पताल कहे रेमडेसिविर लाएं और उपलब्ध नहीं है तो मरीज के रिश्तेदार क्या करें? अगेन जैसा कि पिछली बार का क्वेश्चन था, इतना अहम सवाल है कि डॉक्टर यादव ने जो कहा है उसको मैं रिपीट करूंगा एक बार, कि रेमडेसिविर से जितने भी ट्रायल्स हुए थे उसमें ये कहीं नहीं दिखाया गया कि रेमडेसिविर देने से जिन लोगों को रेमडेसिविर दी गई और जिनको रेमडेसिविर नहीं दी गई, उन दोनों ग्रुप्स का सर्वाइवल में कोई फर्क नहीं था। जिस ग्रुप में रेमडेसिविर दी गई उसमें लोगों की रिकवरी आउट ऑफ आईसीयू 18 दिन की जगह 11 दिन में हो गई। तो आप हॉस्पिटल में कुछ दिन कम रहे, केवल यही मात्र फायदा रेमडेसिविर के WHO के ट्रायल में दिखा था। इतना हाइप कर दिया गया है कि आपकी बात सही है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं आप लेके आइए, मरीज भाग रहे हैं, हजारों रुपए की इसमें कालाबाजारी हो रही है। मैं ये डॉक्टर से भी अपील करना चाहूंगा कि प्लीज इतना जो, और रेमडेसिविर का भी एक इंडिकेशन है, ये उस समय फायदा करता है जब पेशेंट को हाइपोक्सीमिया शुरू होता है। अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया, वो स्टेज आ गई, तो उस स्टेज पे आप रेमडेसिविर दें या ना दें, उससे आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समय हाइपोक्सीमिया बिल्कुल शुरू होता है, अर्ली इन द कोर्स ऑफ द डिजीज, उसको दें, उससे फायदा है। रेमडेसिविर से कहीं ज्यादा फायदा जिस दवा ने कंक्लूसिवली प्रूव हुआ है वो है स्टीरॉइड्स, जिससे मॉडरेट टू सीवियर केसेस में डेथ में फर्क पड़ा, आईसीयू स्टे में फर्क पड़ा, सर्वाइवल में फर्क पड़ा, और फॉर्चुनेटली स्टीरॉइड्स की अभी कहीं कमी नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप अस्पताल में पहुंच गए हैं और आपको स्टीरॉइड्स लगना शुरू हो गए हैं, ऑक्सीजन मिल गई है, रेमडेसिविर अगर नहीं भी मिल रही है, तो कृपया पैनिक ना करें। रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है, उसके ना मिलने से भी आपके पेशेंट के सर्वाइवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, देश के दिग्गज और एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल है ये, और ये पैनल हम आपके लिए इसीलिए लेकर आए हैं ताकि सबसे ज्यादा जिन समस्याओं का इस वक्त लोग सामना कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, उसका समाधान आपको मिल पाए। दो अहम सवालों के जवाब अब तक डॉक्टर्स ने दिए हैं। पहला ये कि ऑक्सीजन लेवल डिप कर गया, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, मरीज की जान कैसे बचेगी। दूसरा सवाल ये कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। रेमडेसिविर कोई रामबाण इलाज नहीं है, इसका विकल्प हो सकता है जो डॉक्टर साहब ने बताया। एक बार फिर से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। मेरे सहयोगी राजू राज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझते हैं कि इस वक्त ग्राउंड पर हालात क्या हैं, किन समस्याओं का लोग सामना कर रहे हैं। फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन और कोविड से जुड़ी दवाइयों की भारी किल्लत है, क्योंकि तमाम बड़े अस्पताल हैं जहां ऑक्सीजन खत्म होने के कगार में है, ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है। इसमें हाईकोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा। इसके अलावा जो कोविड से जुड़ी दवाइयाँ हैं, चाहे वो फेविफ्लू हो, मल्टीविटामिन्स हो, इन तमाम दवाइयों की दिक्कत है। इस वक्त मैं हूँ यूसुफ सराय में, और यूसुफ सराय में दवाइयों का हब माना जाता है। तमाम जो दवाइयाँ जो राजधानी दिल्ली में कहीं नहीं मिलती है, आपको यूसुफ सराय की दुकानों में, जो दवाई की दुकान है वहाँ मिलती है। क्या क्या दवाइयों की दिक्कत है, बात करते हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, अभी जो कोविड का टाइम है, किन किन दवाइयों की दिक्कत हो रही है जो नहीं मिल पा रही? सर, खास करके इसमें फेविफ्लू नहीं मिल पा रही है हमारे पास। हम कोशिश भी करते हैं लेकिन वो कहीं से उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए हम किसी को प्रोवाइड नहीं करा पाते। रेमडेसिविर वैसे भी ड्रग डिपार्टमेंट से उसको मना कर दिया गया है, वो सरकार के द्वारा खुद मुहैया कराया जा रहा है। इसलिए ये दोनों दवा के अलावा मल्टीविटामिन हो, विटामिन सी की हो,
जितने कफ सिरप है वो हो, इम्यूनिटी बूस्टर हो, ये सारी दवा उपलब्ध होता है और हम प्रोवाइड करा रहे हैं। स्टीमर हो, पल्स ऑक्सीमीटर हो, ये जितने भी चीज़ है वो हमारे यहाँ से उपलब्ध हो रहा है लोगों को। तो आप यहाँ पर देखिए, जो फेविफ्लू है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट दवाई माना जाता है, उसकी दिक्कत है। रेमडेसिविर क्या है कि जो डॉक्टर के आदेश पर सरकार के तरफ से ही मिल रहा है, वो दिक्कत है। लेकिन इसके बावजूद ऑक्सीजन की दिक्कत है, जिसके लिए लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, ये स्थिति है ग्राउंड पर। डॉक्टर ने जो जरूरी दवाएं लिखी हैं वो मिल नहीं रही हैं, तो उनका विकल्प क्या हो सकता है? फेविफ्लू, जिसकी चर्चा हमारे पैनल में मौजूद डॉक्टर्स ने भी की कि रेमडेसिविर नहीं है, फेविफ्लू की तरफ देखिए वो भी नहीं मिल रही, तो उसका विकल्प क्या हो सकता है? एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ है। या तो आप कोरोना संक्रमित हैं या फिर आपके घर में कोई कोरोना का पेशेंट है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं मिल रही, डॉक्टर की लिखी दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो क्या करें, कहां जाएं, कैसे अपने मरीज की जान बचाएं? और मेरे साथ 4 एक्सपर्ट डॉक्टर्स इस वक्त हैं। मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अब तक हमने ऑक्सीजन की बात की, हमने रेमडेसिविर की बात की, लेकिन आपने एक चीज की बात की थी, फेविफ्लू, और डॉक्टर की लिखी कुछ ऐसी दवाएं जो कोरोना के हर मरीज को दी जा रही हैं, वो नहीं अगर मिल पा रही हैं तो उनका विकल्प क्या है? फेविफ्लू भी नहीं मिल पा रही, इसका विकल्प क्या है, क्या करें? जो बात विशाल हम लोगों ने रेमडेसिविर के लिए कही, वही फेविफ्लू के लिए भी अप्लाई होती है। और मेरे खुद एक मित्र का बेटा और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फेविफ्लू ये हुआ नहीं मिली और ठीक हो गए सब। तो इन दोनों का ये एंटीवायरल मेडिकेशन है। फेविफ्लू थी वो कॉमन फ्लू के लिए हुई थी, और जो जब इसको शुरुआत हुई थी इस्तेमाल, और रेमडेसिविर इबोला वायरस के लिए हुई थी। और मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूं एक स्टडी का रेमडेसिविर के लिए, जस्ट टू रीइंफोर्स जो डॉक्टर यादव और डॉक्टर अरविंद ने कहा है। कंक्लूजन में रेमडेसिविर का कोई निश्चित रोल नहीं है, उपयोग नहीं है मृत्यु दर कम करने में और किसी भी ग्रुप में। और इसमें यह भी देखा गया कि ये वेंटिलेशन पे जाने से भी नहीं बचाता है रोगी को। तीसरा, हॉस्पिटलाइजेशन की ओवरऑल ड्यूरेशन भी नहीं कम करता है। ये केवल वायरल लोड के लिए कहें, लेकिन ये उस सॉलिडेरिटी ट्रायल जो WHO का हुआ है, ये उसका निष्कर्ष है। और WHO ने नवंबर में इसको रिकमेंडेशन अगेंस्ट की थी कि रेमडेसिविर शुड नॉट बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट। फेविफ्लू और इन दोनों को लास्ट जून में इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिला था। पूरा बेनिफिट नहीं प्रूवन था, फिर भी कुछ और मेडिसिन नहीं थी तो इसको दे दिया था। लेकिन ये नहीं भी मिलेगा, मैं बता रहा हूं, कोई भी रोगी इन दवाओं की वजह से किसी की मृत्यु नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूं। और बिल्कुल इसमें पैरासिटामोल और जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको ऑक्सीजन मिल जाए। और वो भी डॉक्टर यादव, डॉक्टर अरविंद ने बहुत अच्छे से बताया कि ऑक्सीजन को भी आप अपना जो बॉर्डर लाइन है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए ये मैं डॉक्टर्स भी अगर कोई देख रहे हैं, डॉक्टर्स की भी अवेयरनेस होना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स भी अवेयर नहीं है और मैंने देखा है सीनियर फिजिशियंस बस दे देते हैं, कुछ नहीं है देने को तो रेमडेसिविर दे दिया। ये अप्रोच गलत है और ये लोगों को भ्रमित कर रही है। आज देखिए इतनी भीड़, इतनी लाइन है रेमडेसिविर के लिए, वहीं कोविड हो जाएगा 100 लोगों को। तो ये हम लोगों ने बहुत इसको वाकई में इसका इंफॉर्मेशन हुआ है रोगियों को कि पेशेंट की गलती नहीं है। अगर उसको कोई कहेगा ये इंजेक्शन जरूरी है तो वो तो बेचारा भागदौड़ करके किसी ना किसी तरह से प्राइस ज्यादा दे के भी लाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये हमें, हमारे डॉक्टर्स को भी ये समझना चाहिए और बताना चाहिए कि देखिए इसका कोई बिल्कुल फायदा का ऐसा नहीं है। आप ला सकते हैं तो ले आइए, लेकिन रोगी आपका इसकी वजह से उसको दिक्कत नहीं आएगी। उसका जो आउटकम है वो निमोनिया की वजह से, अगर लंग उसका 90% इन्वॉल्व है, आप जो मर्जी दवाई दे दो उस रोगी को, वो रोगी ठीक नहीं होगा। अगर उसका 25% इन्वॉल्व है वो ठीक हो जाएगा, 50% इन्वॉल्व है वो ठीक हो जाएगा ऑक्सीजन देने से। तो ये समझाना हमारे डॉक्टर्स की भी एक जिम्मेदारी है और उनको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर उमेश वर्मा, जो अगला सबसे कॉमनली पूछा गया सवाल है, हार्ट के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, अस्पताल में बेड नहीं है, घर वाले घबरा गए हैं कि पेशेंट का इलाज घर पर अब कैसे करें?
देखिए, एक मैं आपके सवाल से पहले एक बात बोलना चाहूंगा। हम ये क्या करें कि पेशेंट की लंग इतनी इन्वॉल्व ना हो या उसकी तबीयत इतनी खराब ना हो। हम जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, ये हम इलाज की इनिशिएशन में हम डिले कर रहे हैं। जितना जल्दी हम इनिशिएट करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, उतनी जल्दी हम कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे। ये बात को हमें समझना पड़ेगा। हम पहले जो एक्टिव फेज में जहां हम इलाज कर सकते हैं, अगर हमारा कहीं रोल है भी किसी दवाई का, तो हम 5-6 दिन तो पहले हम घर पे रहते हैं। जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसके बाद में हम हॉस्पिटल में बेड ढूंढने की कोशिश करते हैं जो मिल नहीं रहे हैं, या ऑक्सीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं जो मिल नहीं रही है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को यह कहना है कि जब भी आपके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, आप अपने घर के जो सबसे पास निकटतम जो हेल्थ केयर सेंटर है या आपके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं, आप उनसे सलाह लेकर के ट्रीटमेंट इनिशिएट करिए। आप खाली घर में बैठे रहेंगे, धीरे धीरे करके आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो परेशानी होगी। जैसे कि हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने बता ही दिया है कि कोई डेफिनेटिव रोल नहीं है कि किसी भी, ना तो रेमडेसिविर के लिए या फेविफ्लू के लिए, तो ये हमारे डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए। दिस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर early in the disease in special subset of patients. You cannot prescribe it for everybody. तीसरा जो आपने पूछा कि जिन लोगों को कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ऐसा कोई परेशानी है, तो उन पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ये जो भी पेशेंट्स को कोई कोमॉर्बिडिटी होती है, रिकमेंडेशन है कि वो किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होकर के अपना सुपरवाइज्ड ट्रीटमेंट कराएं। मगर क्योंकि बेड्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनको अपनी रेगुलर मेडिकेशन कंटिन्यू करनी है, अपने शुगर की मॉनिटरिंग करनी है। एक लंग इंजरी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हम नॉर्मल पल्मोनरी एक्सरसाइजेस करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्सीजन की वजह से हो रही है कि हमारे लंग धीरे धीरे करके टाइट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ऑक्सीनेट नहीं कर पा रहे। तो अगर हम नॉर्मली भी अपनी रूटीन एक्टिविटी के अंदर हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ऐसी हम लंग की एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी ऑक्सीजनेशन बेटर होगी। हम अपनी शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल करें, और कुछ दवाइयां कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं इस बीमारी में, उनका प्रयोग ना करें। इसकी सलाह के लिए आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। ठीक है, कोई ऐसी कॉमनली यूज दवाइयां हैं जो सभी को दी जा सकती हैं, पैरासिटामोल के अलावा, जो आप बताना चाहें, जो खासतौर से इस वक्त मार्केट में कम है, उनका कोई ऑल्टरनेटिव? विटामिन सी आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, वो आप दवाई के रूप में ले सकते हैं, अन्यथा किसी फल के रस के रूप में ले सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। आप जिंक किसी भी रूप में ले सकते हैं, एक किसी विटामिन की तरह से ले सकते हैं, या किसी शरबत के रूप में आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसको छोड़ करके जिन लोगों को, जो एल्डरली लोग हैं जिनको ये बीमारी हो रही है, हम एक छोटी सी खून पतला करने की दवाई देते हैं, इकोस्प्रिन। अगर उन्हें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है इकोस्प्रिन का, उन्हें कोई पहले ब्लीडिंग की टेंडेंसीज नहीं रही है, तो वो एक इकोस्प्रिन ले सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सिम्टम है तो किसी डॉक्टर की सलाह में आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। इस बात को समझिए, जब एक बारी लंग में इंजरी होनी शुरू हो गई, आप बीमारी के लक्षण के 11वें दिन अगर अस्पताल जा रहे हैं तो आप ही को तकलीफ हो रही है। आप बीमारी के दूसरे दिन डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो आपको 9 दिन का एडवांटेज मिलता है डॉक्टर की सलाह का, और आप आगे बीमारी को प्रोग्रेस करने से थाम पाएंगे। ठीक है डॉक्टर ओपी यादव, अगला सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल यह है, अस्पताल में गए हैं, डॉक्टर ने कहा प्लाज्मा डोनर ढूंढ कर लाइए। अब मरीज भटकता फिर रहा है, उसके रिश्तेदार भटकते फिर रहे हैं, प्लाज्मा डोनर नहीं मिल रहा, विकल्प क्या है? साहब बिल्कुल यही हम बोल रहे हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और उससे खराब है मिस इंफॉर्मेशन। और ये प्लाज्मा का भी हम जो गलत नैरेटिव शुरू कर दिया है कि प्लाज्मा एक वंस अगेन एक मैजिक शॉट है कि मिलते ही आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी वाला जो सब्सटेंस होता है प्लाज्मा, उसी से कुछ थोड़ा बहुत शायद फायदा होता हो, लेकिन ट्रायल्स में इसकी भी अहमियत इतनी प्रूवन नहीं है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में प्लाज्मा की कोई वैल्यू नहीं निकली है। तो प्लीज ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये सारे डेस्परेट ट्रीटमेंट हैं। जब मरीज की कंडीशन खराब होती है और जब हम कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक डूबते को तिनके के सहारे के तरीके से हम रेमडेसिविर लिख देते हैं, प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर देते हैं। बट मैं नहीं समझता कि ये ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से प्रूवन वैल्यू की है। लेकिन अगर अस्पताल में डॉक्टर ऐसा कह ही दे कि प्लाज्मा लेकर आइए, आपको नहीं मिला, तो क्या मरीज कह सकता है डॉक्टर से, क्या विकल्प है उसके पास?
वेल उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो डॉक्टर से डिस्कस कर सकता है, दैट्स ऑल। और अगर प्लाज्मा मिलता है तो ले आइए, फायदा नहीं करेगा तो शायद नुकसान ना करे, लेकिन मैं नहीं समझता इसका कोई विकल्प उसके पास है, या मरीज इतना एम्पावर्ड होता है कि वो डॉक्टर से डिस्कस कर सके। ठीक है, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार के पास जाऊं उससे पहले लोगों में किस तरह से गुस्सा है, लोग अस्पताल के बाहर खड़े हैं, उनके मरीज की जान कैसे बचे उन्हें समझ में नहीं आ रहा, दवाई नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जरा लोगों की बात आप तक पहुंचाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दवाई के लिए चक्कर कटवा, फिर उसके बाद ये कह रहे कि प्लाज्मा लेके आओ। प्लाज्मा, एक चीज बता दो, एक चीज, बेड, हॉस्पिटल, प्लाज्मा, गैस। अब ये यही करते रहेंगे कि हमारा क्या ये काम है, क्या हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए? हम तो डॉक्टर के सहारे में चल रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ। न्यूज आती है फलाने का फलाना मर गया, फलाने का फलाना मर गया, इस कांस्टेंट फेयर में वो कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा यार। अरे कम से कम सुविधा मुहैया करा दो आप लोग। कोरोना ही होगा ना, क्या हो गया? कम से कम बेसिक नीड, ये बेसिक नीड है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है ऑक्सीजन क्या चीज होती है। ऑक्सीजन नहीं है सरकार के पास, 1 साल हो गया, मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। डॉक्टर अरविंद, आपने सुना लोगों में किस कदर गुस्सा है, लोगों के पास अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, लोगों के पास तो जानकारी का अभाव है ही, लेकिन दुख की बात यह है कि डॉक्टर्स भी उन्हें ठीक से गाइड नहीं कर पा रहे, उन्हें यह नहीं बता पा रहे कि घर जाकर आप अपना इलाज कैसे शुरू कर सकते हैं। तो जो आज लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या बताएंगे, कैसे वो बिना अस्पताल में बेड के अपना इलाज घर पर करें, कैसे मरीज की जान बचाएं? देखिए, शुरुआत हमारी बुखार से हो सकती है, बॉडी एक से हो सकती है, गला खराब होना, नाक बहना, हेडेक होना, डायरिया होना, छाती में दर्द, इस तरह की खांसी, इनमें से कोई भी सिम्टम इस समय कोरोना का लक्षण हो सकता है। पहली चीज, जैसे ही आपको इनमें से कोई सिम्टम डेवलप हो, आज की तारीख में कांटेक्ट हुआ या नहीं हुआ ये इररिलेवेंट है, क्योंकि हर तरफ कोरोना फैला हुआ है। सबसे पहली चीज, आप अपने को अपने घर में आइसोलेट कर लें। आपके घर में खासकर से अगर बड़े बूढ़े हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी हैं, पेरेंट्स हैं, उनको अलग करिए, क्योंकि उनको ना इन्फेक्ट हो। इस समय इन्फेक्टिविटी इतनी हाई है कि फैमिली में एक मेंबर को होते ही सबको हो जाता है, अलग करिए। बुखार मेन सिम्टम होता है, वो पैरासिटामोल उसके लिए रामबाण है जो उससे उतरता। लेकिन कई बार देखा जा रहा है कि आजकल खाली पैरासिटामोल से बुखार नहीं उतर रहा है। मुझे खुद जो बुखार हुआ था पैरासिटामोल से नहीं उतरा, मैंने पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन का कॉम्बिनेशन, जो अलग अलग नामों से आता है, जब उसकी गोली ली तो उससे बुखार उतरा। बुखार को उतारना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कई दिनों तक 103, 104 बुखार में रहेंगे तो शरीर आपका टूट जाएगा। इसलिए बुखार को उतार के रखिए। विटामिन सी, जिंक, ये सब चीजें मदद करती हैं। डाइट का बहुत रोल है। बहुत से लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। कृपया अपनी नॉर्मल डाइट खाते रहिए। आपको कोई स्पेशल डाइट नहीं चाहिए। जो खाना आप बीमार होने से पहले खाते थे, खाते रहिए। रेस्ट करिए। सर का साइड 30-45 डिग्री ऊंचा करके रखिए। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने बताई है वो करिए। खूब गहरा सांस खींच के उसको रोकिए, जितनी देर रोक सकते हैं। हर घंटे में 4-5 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। और उसके साथ साथ फ्लूइड्स यानी पीने वाली चीजें 2.5 से 3 लीटर प्रतिदिन जरूर लीजिए। उसमें जो कैंड जूसेस वगैरह होते हैं उसमें एसिडिटी होती है, उसको अवॉइड करिए। पानी है, चाय है, दूध है, लस्सी है, छाछ है, इस तरह की, या फ्रेश फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स लीजिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, जिससे। और अगर आप स्मोक करते हैं तो कृपया स्मोकिंग ना करें, कृपया ड्रिंकिंग ना करें, और थोड़ा बहुत मूवमेंट अपने कमरे में करते रहें। ऑक्सीमीटर लेकर के अपनी ऑक्सीजन मेजर करते रहें। अगर आपके ये सिम्टम्स कंट्रोल्ड हैं, ऑक्सीजन ठीक है, जैसा कि 90% लोगों में हो रहा है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगे। एक और बात कि पिछली वेव में फीवर 3 से 5 दिन लास्ट कर रहा था, इस बार फीवर करीब करीब 7 से 8 दिन लास्ट कर रहा है। तो आपको उतना इंतजार करना पड़ेगा फीवर के उतरने के लिए। अगर आपकी और सिम्टम शुरू हुए हैं, ऑक्सीजन कम हो रही है, तो जैसा मैंने बताया, पेट के बल लेटिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। काफी सारे लोग जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, अगर वो बेली डाउन, पेट के बल लेटना और खूब अच्छी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे
तो मेरी मान्यता है कि कई लोगों को ऑक्सीजन की और हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। रेमडेसिविर, फेबी फ्लू मिल जाए, डॉक्टर ने कहा है लीजिए, लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो उसके लिए एकदम बेचैन मत होइए। उसके मिलने या न मिलने से आपके रोगी का आउटकम इफेक्ट होने वाला नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन रामबाण है। अगर प्रोन पोजीशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बावजूद भी आपका ऑक्सीजन 92 से नीचे आ रहा है तो जरूर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। और उसके लिए बड़े अस्पताल को मत ढूंढिए, छोटे से छोटे हॉस्पिटल से लेकर या घर में सिलेंडर, कहीं भी ऑक्सीजन मिले। एक और चीज जो गलती कर रहे हैं लोग, सीधा 10 लीटर पे खोल देते हैं, 100 पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको 100 नहीं पहुंचाना है, 94 पर ले आइए, वो ऑप्टिमम लेवल है। मिनिमम ऑक्सीजन टू गेट दी सैचुरेशन टू 94। आज मुझे लगता है सबसे ज्यादा अभाव अगर किसी चीज का है तो वो सही जानकारी का है, और आप चारों एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने आज वो सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर ओपी यादव, डॉक्टर उमेश वर्मा और डॉक्टर एमसी मिश्रा आपका। आप हमारे साथ जुड़े और जिन समस्याओं का लोग सबसे ज्यादा सामना कर रहे हैं उनका जवाब, उनका समाधान आपने लोगों के सामने रखा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.